हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स। कल आपका नीट का एग्जाम है और उसके लिए मैं फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप के 45 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर के आया हूं, जो पूरे क्वेश्चन बैंक 40 इयर्स के क्वेश्चन बैंक को नीट का और जेईई मेन का 25 इयर्स का पूरा क्वेश्चन बैंक अच्छे से रीड करके तब कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कल के पेपर में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। डाटा नहीं अगर सेम आया तो कॉन्सेप्ट सेम आने के बहुत हाई, एक्सट्रीमली हाई चांसेस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का सेट है ये। मैं तो ये कहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कल के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए एकदम। फिजिक्स को लेकर बहुत हेल्प आपको करेगा। स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है? चलो, और रैंडम करेंगे। ऐसा नहीं कि एरर का एक क्वेश्चन पहले कर लिए, फिर वेक्टर कर लिए, फिर काइनेमेटिक्स, सिस्टमैटिकली नहीं। आपके नीट एग्जाम का जो पेपर होगा वो तो अनसिस्टमैटिक तरीके से होता है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का दिख गया तो अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का दिख सकता है, अगला क्वेश्चन रोटेशन का दिख सकता है, अगला क्वेश्चन इलास्टिसिटी का दिख सकता है, उससे अगला क्वेश्चन आपका मैग्नेट का दिख सकता है। तो नीट में जो पेपर होता है ना, वो आपका फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सब बिल्कुल ही रैंडम ऑर्डर में पेपर होगा। पहला क्वेश्चन अगर मान लीजिए काइनेमेटिक्स का आ गया तो अगला क्वेश्चन भी काइनेमेटिक्स से हो या एनएलएम से हो या फ्रिक्शन से हो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है, सेमीकंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वैसा प्रिपेयर्ड रहना है। क्लियर? आपको उसी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है बस। तो उसी अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपके लिए स्पेशली, जो कि काफी प्रिसाइज है आपके लिए। स्टार्ट करते बाबू। इलेक्ट्रोस्टैट का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है, एक है आपका P, दूसरा है आपका S। ठीक है, दोनों पर जो चार्ज है वो Q है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R। और बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो 16 न्यूटन। मतलब हम ये बोल सकते हैं F बराबर K Q1 Q2, कुलम्स लॉ, Q1 इंटू Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और F की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 16, तो बोल देंगे बाबू KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। एक तीसरा आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर आया जिसका कि नाम था R, और ये अनचार्ज्ड था, मतलब इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था। ये पहले P के कांटेक्ट में गया, देन आफ्टर S के कांटेक्ट में गया। तो जब P के कांटेक्ट में जाएगा, तब दोनों पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो कितना, तो Q प्लस 0/2, यानी कि इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2। तो जो अगला डायग्राम बनेगा उसमें मैं बोल सकता हूं कि P पर Q/2 चार्ज है और R पर भी Q/2 चार्ज है। अब ये R Q/2 चार्ज लेकर S के पास गया, R Q/2 चार्ज लेकर के S के पास गया, तब कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई Q2, यानी कि 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3Q/4। मतलब अब इस R के पास Q/2 नहीं बचा, अब हो गया 3Q/4, और इस S के पास भी है 3Q/4, जबकि दोनों के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में जो फोर्स आएगा F डैश, वो मैं कह सकता हूं K Q इंटू Q, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन इसी में करेंगे, Q इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू 3 ऊपर, 2 इंटू 4, 8 नीचे, और ये KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर बन जाएगा 16, तो 3/8, यानी कि जो वैल्यू होगा, जो फोर्स होगा, वो हो जाएगा 6 न्यूटन। बात क्लियर हुआ? पहले जब चार्ज QQ था तो फोर्स था 16 न्यूटन। जब ये R अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के साथ संपर्क बनाया, कांटेक्ट में आया,
तब जाकर के जो फोर्स आ रहा है वो निकल के आ जाएगा 6 न्यूटन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है जिसमें हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 10 मिली वोल्ट है। क्लियर? और इस 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को कंबाइंड करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि उस बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट तुम टेक्निक लगा देना। बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल मान लेंगे कैपिटल V इक्वल टू n के पावर 2/3 इंटू छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल स्मॉल v। क्लियर है? तो n कितना है? नंबर ऑफ ड्रॉप 64 2/3 और छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल 10, यानी कि ये निकल करके आ जाएगा 160 मिली वोल्ट। क्लियर? ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टर जो है, 10 ओम रेसिस्टर ये रहा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पहले से गिवन है x वोल्ट। आपको x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से सबसे पहले देखो, यहां पर अगर आपको इसका पोटेंशियल निकालना है तो सर्किट में करंट पता होना चाहिए। करंट बहुत कंपलसरी चीज है इस सर्किट में इसका पोटेंशियल निकालने के लिए। तो करंट के लिए हमको R इक्विवेलेंट चाहिए होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का हो जाएगा इक्विवेलेंट कितना? 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 50। जब दो रेसिस्टेंस दोनों बराबर के नहीं हो, अलग अलग रेसिस्टेंस हो, पैरेलल में हो, तब इसका इक्विवेलेंट दोनों का गुना बट्टा दोनों का जोड़। ऐसा करके आपको वैल्यू आ जाएगी कितनी? तो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको 100, यानी कि 1000/70 कैंसिल आउट होके आ गया वैल्यू 100/7। तो R इक्विवेलेंट जो है वो फाइनली निकल के आ गया 10 प्लस 100/7 मतलब 170/7। तो जो करंट है बाबू, वो करंट कितना निकल के आया? तो करंट निकल के आ गया I बराबर V/R इक्विवेलेंट मतलब 170 डिवाइडेड बाई 170/7 मतलब 7 एम्पियर। अब जब 7 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा तो 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा V 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो I इंटू 10, क्योंकि इसमें भी करंट I है, रेसिस्टेंस इसका 10 है। तो ये ओवरऑल पोटेंशियल निकल के आ गया 70 वोल्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x था तो आपका x की वैल्यू निकल के आ गई 70। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। मतलब कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो रेडियस है वो कितना है? कैपिटल R है, और सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे वो स्मॉल r है। तो देखो यहां पर साफ लिखा स्फेरिकल कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। सरफेस पर भी KQ/R और आउटसाइड द सरफेस KQ/r। K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा बाबू। और सरफेस के जैसे ही बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट I इन द सर्किट। इसमें करंट I फाइंड आउट करना है सर्किट में। व्हेन पोटेंशियल ऑफ A एंड B इज इक्वल, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है तो ये किसी काम का नहीं है, हटा दीजिए। इस 30 ओम का कनेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, इसको रिमूव कर दीजिए। क्लियर है? इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। मतलब रेशियो क्या होगा? तो इसका रेशियो का सिस्टम 10/20 इक्वल टू R/40, 10/20 इक्वल टू R/40। तो उस कंडीशन में R की वैल्यू निकल के आ गई 20 ओम। क्लियर? R की वैल्यू निकल के आ गई 20 ओम। तो ऊपर कितना आ गया? 30, नीचे आ गया 60। ये 20 + 40 60, 10 + 20 30, ऊपर 30 नीचे 60। तो उस कंडीशन में 30 और 60 का जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 30/30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 + 60। इट मीन्स ये निकल के आ गया बाबू 20 ओम
और 20 ओम निकल गया तो करंट हो जाएगा 40/20, V/R 40/20, तो करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू निकल जाएगी 2 एम्पियर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट करना है। देखो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को G से दिखा सकते हैं। कोई भी रेसिस्टेंस निकालना होगा तो उसका सिंपल फंडा होता है पोटेंशियल बट्टा करंट, मतलब वोल्टेज बाई करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इस तरीके से मान लो कोई गैल्वेनोमीटर है, इसका जो नीडल है वो 0 से लेके पूरा एंड तक जाने में फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो वोल्टेज है वो कितना है 50 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट चाहिए, आपको करंट चाहिए। तो 2 डिवीजन जब नीडल पार करता है, जब नीडल 2 डिवीजन पार करता है, 1 2, यहां जब नीडल आता है तो 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर, इस तरीके से बात कर रहा है। मतलब 2 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर का करंट मेजरमेंट हो रहा है। तो 50 डिवीजन, 50 का 2 से भागा 25, मतलब 25 मिली एम्पियर का करंट होगा। तो यहां डिवाइड कर दो बाबू 25 मिली एम्पियर, मिली से मिली साफ, ये 2, तो रेसिस्टेंस निकल के आ गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस टेस्ला, इतना टेस्ला हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इतना है। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तब जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का। जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से, तो 3 × 4 12, 3 × 4 12, प्लस माइनस माइनस 2 × x/2, 2 × x/2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपको कितनी 12। यहां से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल -q एंड मास m इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मतलब आपसे एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज बोल दिया गया, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, मास है स्मॉल m, और ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो अब यार देखो, ये जो इनफाइनाइट रॉड है ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स लगाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग वो फोर्स होगा QE। चूंकि इनफाइनाइट रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 2k λ/r। इनफाइनाइट रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 2k λ/r, और यही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल वर्क एज सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि जब तक सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगेगा तब तक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो इक्वल टू mv²/r, ये r से r आप कैंसिल कर सकते हैं बाबू। यहां से आप v का वैल्यू निकाल लेंगे, और क्वेश्चन आपसे चूंकि टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है तो आप लिख सकते हैं t = 2πr/v। टाइम पीरियड के लिए 2πr/v, यही v को उठा के यहां पुट कर देना, ऑटोमेटिकली आपका टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की बात की गई, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है Qp = 1, ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन भी मान लेंगे 1। फिर अल्फा पार्टिकल का बात किया गया तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल = 2 और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल = 4। रेडियस का रेशियो, जिस पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ में ये दोनों चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका रेडियस का रेशियो Rp/r अल्फा इक्वल टू √, फार्मूला होता है, रेडियस का फार्मूला होता है √2mke/qb, ठीक है, 2mp kp
बट्टा QP इंटू बी, मास, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज, फिर यहाँ पे अंडर रूट 2m अल्फा K अल्फा डिवाइडेड बाय Q अल्फा इंटू बी। ये इस तरह से पूरा पैटर्न चलेगा। तो यहाँ से आप जो है जब कैलकुलेशन करेंगे तो रूट टू और बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंडीशन जो जनरेट होगी वो जनरेट क्या होगी वो समझ लेते हैं हम लोग। तो वो जनरेट हो जाएगी MP KP बाई QP डिवाइडेड बाई अंडर रूट M अल्फा K अल्फा डिवाइडेड बाई Q अल्फा। और ये जो रेशियो है प्रोटॉन बाई अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो आपको दे रखा है 2:1। तो Q अल्फा ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई QP इंटू अंडर रूट MP KP डिवाइडेड बाई अंडर रूट M अल्फा K अल्फा इक्वल टू 2/1। आपको सारा वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है, QP MP Q अल्फा M अल्फा सब लिखा हुआ है। आपको KP बाई K अल्फा फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन करके आप KP बाई K अल्फा ये वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये आपको फाइनल जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1। ये जो आंसर आपको निकल के आ जाएगा KP बाई K अल्फा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 4:1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि द इंड्यूस्ड EMF कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल। किसी कॉइल में EMF कैसे इंड्यूस हो सकता है? ऑप्शन ए, मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं होगा, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक EMF इंड्यूस नहीं होता है। और फ्लक्स के चेंज होने के लिए एरिया का चेंज होना कंपलसरी है। तो एरिया चेंज होना कंपलसरी है, तो चेंज द एरिया ऑफ कॉइल, ये हो गया काम, डी ऑप्शन सही। और अगर मान लो कोई कॉइल रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो ये ऐसा है कॉइल, अगर ये ऐसे रोटेट किया तो इससे पास होने वाला नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। ठीक है, EMF तब इंड्यूस होता है जब आपका फ्लक्स चेंज हो रहा हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया ये चेंज होना चाहिए। तो जब कोई कॉइल रोटेट करता है तो पास होने वाला नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होगा। तो सी ऑप्शन भी सही है, मतलब C and D बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, EMF ऑफ 0.08 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ मेटल रॉड। मतलब मेटल रॉड का जो EMF है वो 0.08 वोल्ट है, लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 0.4 टेस्ला, EMF निकालने, वेलोसिटी निकालने बोला। मोशनल EMF जो होता है बाबू, उसका फॉर्मूला होता है E बराबर BVL। मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है E बराबर BVL। ऐसा E बराबर BVL, B मैग्नेटिक फील्ड, V वेलोसिटी, L लेंथ वेक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर तीनों में से कोई भी दो आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो मोशनल EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो EMF आपको दे दिया 0.08, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.4, वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड आउट, और लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इट मींस 0.1 मीटर। यहां से कैलकुलेट करके आप वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।